हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज दोबारा से बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट के अंदर। और दोबारा से मैं आपके लिए इस सेगमेंट के अंदर बिल्डिंग मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो हम शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं इसको। द फॉलिएटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन, यानी जो फॉलिएटेड स्ट्रक्चर है ये कॉमनली किस टाइप की रॉक्स के अंदर पाई जाती है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो एक एक करके सारे ऑप्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पहला ऑप्शन कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इग्नियस रॉक, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक, और लास्ट में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, जो फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होती है इसका मतलब ये होता है कोई एक ऐसा परफेक्ट प्लेन है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मिल रहा है जिसके अबाउट हमको फेलियर मिल सकता है। अगर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो ये सेडिमेंट्री रॉकों को क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, यानी जिसके अंदर क्लियर कट फेलियर प्लेन अपने को मिलता है, लेयर्स मिलती हैं। इग्नियस रॉक जो होती है इनके अंदर लेयर्स बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसलिए इनको कहा जाता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। लेकिन अगर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक हमारे पास वो रॉक होती हैं जिनके अंदर फॉलिएटेड प्लेन या फॉलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो जो क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि फॉलिएटेड स्ट्रक्चर कॉमन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे लिए, करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर फॉलिएटेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हार्डेस्ट रॉक इज, यानी सबसे हार्ड रॉक कौन सी होती है। देखिए, हार्डनेस ऑफ रॉक को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग हार्डनेस का टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर फील्ड के अंदर हमको क्विक टेस्ट करना है, बहुत जल्दी पता लगाना है कि कौन सी रॉक हमारे पास हार्ड है, तो इसके लिए महो स्केल को यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग नेल से स्क्रैच बनाते हैं और उसके थ्रू यानी महो स्केल के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि हार्डनेस कितनी वैल्यू पर जा रही है। सो चार ऑप्शन हमारे पास है, मार्बल है, डायमंड है, क्वार्ट्ज है और टैल्क है। देखिए, जो महो स्केल होता है वो महो स्केल 1 से लेकर 10 तक के नंबर के बीच में पाया जाता है, यानी 1 से लेकर 10 तक का ये स्केल होता है, जिसके अंदर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उस रिलेटिव रॉक की हार्डनेस बढ़ती हुई चली जाती है। अगर नंबर 1 है इसका मतलब सबसे सॉफ्ट रॉक है, अगर नंबर 10 है यानी स्केल का नंबर अगर 10 आ चुका है महो स्केल में तो इसका मतलब सबसे हार्ड रॉक है। जो टैल्क होता है इसका महो स्केल नंबर होता है 1, इसका मतलब होता है सबसे सॉफ्ट रॉक होती है ये। और जो डायमंड है, इस डायमंड का जो महो स्केल नंबर होता है वो कितना होता है, 10 होता है, जो क्या बता रहा है, सबसे हार्डेस्ट रॉक को। तो डायमंड जो होती है वो सबसे हार्डेस्ट रॉक है हमारे पास। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वार्ट्जाइट अ मेटामॉर्फिक स्टोन इज, यानी जो क्वार्ट्जाइट है वो मेटामॉर्फिक स्टोन है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज आपको गिवन है ऑप्शंस के अंदर, देखते हैं एक एक करके पता करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती हैं। पहले ऑप्शन के अंदर कह रहा है हार्ड, तो क्या क्वार्ट्जाइट हार्ड होता है? तो बिल्कुल मैं कहूंगा ये हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर सिलिसियस और आर्जिलिसिस मटेरियल होता है। ये ब्रिटल भी होता है, क्योंकि जो सिलिसियस मटेरियल है वो इसको ब्रिटल बनाने का काम करता है। फिर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का भी होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि फॉलिएटेड स्ट्रक्चर इसके पास होती है, तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर इसके पास फेलियर प्लेन मिलेगा, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होता है। तो तीनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली मतलब एक बार में ही इस क्वार्ट्जाइट के अंदर पाई जाती हैं। तो साइमल्टेनियसली 3 प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जा रही हैं, यानी मेटामॉर्फिक स्टोन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टियां आपको एक ही समय में देखने को मिल जाएंगी, यानी तीनों प्रॉपर्टी गवर्न करती हैं क्वार्ट्जाइट के अंदर। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, ऑल ऑफ अबव, यानी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू, यानी स्लेट और जो मार्बल स्टोन है ये किससे बिलोंग करता है। देखिए, हमारे पास जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का, उसके अकॉर्डिंग रॉक को 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है। जो पहला टाइप होता है डेट इज इग्नियस रॉक, और ये इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती है, जो मैग्मा होता है उसकी कूलिंग होती है, रैपिड कूलिंग होती है, जिसकी वजह से हमको इग्नियस रॉक नेचर के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आती है सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, होगा क्या कि समय के साथ विद टाइम जो फिजिकल एजेंसी होती हैं ये वेदरिंग फोर्स अप्लाई करती हैं किसके ऊपर, इग्नियस रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से जो एक सॉलिड मास है, जो एक बड़ा मास है, वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। अब चूंकि फिजिकल एजेंसी हम लोगों के पास या तो वाटर होगी या फिर एयर होगा। अब वाटर और एयर अपने साथ फ्लो करके इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को आगे की तरफ ले जाते हैं, और कहीं पर जाकर ऐसा होगा कि फ्लो के पास अपनी एनर्जी नहीं बचेगी, तब जो पार्टिकल का वेट है वो डोमिनेट करेगा और सारे पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल होते चले जाएंगे। अगर समय के साथ ये प्रोसेस लगातार होती चली जा रही है तो हमको आगे चलकर जिन रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है उन रॉक्स को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फिर इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर लेते हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं ये कैसे बनती हैं, विद टाइम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और बायोलॉजिकल चेंज के इन्फ्लुएंस में निकल कर आती हैं,
यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में अगर फिजिकल यानी प्रेशर और टेम्परेचर और बायोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से और केमिकल इफेक्ट की वजह से कोई चेंज निकल कर आता है तो इनका कन्वर्जन किस रॉक में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हो जाता है। यानी मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनी होती हैं, इग्नियस रॉक से बनी होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती हैं। अगर स्लेट और मार्बल की बात करते हैं तो स्लेट और मार्बल जो है वो कन्वर्टेड रॉक हैं, यानी इनकी पेरेंट रॉक कुछ और होती है, ये कन्वर्टेड फॉर्म है पिछले वाली रॉक की यानी पेरेंट रॉक की, इसलिए किस कैटेगरी में आएंगी, ये मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आएंगी। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि फाइंड द वन विच इज नॉट यूज इन क्वेरिंग, यानी इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसे क्वेरिंग में काम में नहीं लिया जाता है। अब सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेरिंग क्या चीज होती है। देखिए दो चीज होती है हमारे पास, एक तो होती है क्वेरिंग और दूसरा होता है हमारे पास माइनिंग। जो माइनिंग है ये ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर होती है और जो क्वेरिंग है ये ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ होती है। अब चूंकि क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों को स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना है, और स्टोन कहां से मिलेंगे हमको, रॉक से मिलेंगे, और जो रॉक्स होती हैं जनरली इन जनरल ग्राउंड लेवल से ऊपर ही पाई जाती हैं। जो रॉक ग्राउंड लेवल से नीचे पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है यहां पर हाइपाबेसल और वोल्केनिक रॉक। यानी जो इग्नियस रॉक हैं उसी के सब क्लासिफिकेशन आपको ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर देखने को मिलते हैं, यानी हाइपाबेसल रॉक हो गई और आपकी प्लूटोनिक रॉक हो गई जो आपको ग्राउंड लेवल से नीचे देखने को मिलती हैं। बाकी इन जनरल जो रॉक होती हैं वो ग्राउंड लेवल से ऊपर ही मिलेंगी, यानी जो पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, यानी रॉक हैं, वो आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर देखने को मिलेगी जहां से आप स्टोन को एक्सट्रैक्ट करोगे। इसलिए क्वेरिंग कैसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर ऑपरेशन करते हो। बाकी माइनिंग में क्या होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर ऑपरेशन किया जाता है। सो यहां पर क्वेरिंग के अंदर क्या काम में नहीं लिया जाएगा, एक एक करके देख लेते हैं। गन पाउडर, गन कॉटन, डायनामाइट। अगर इन तीन मटेरियलों की बात मैं करूं तो ये एज अ एक्सप्लोजिव यूज किए जाते हैं क्वेरिंग प्रोसेस के अंदर। तो क्वेरिंग प्रोसेस के अंदर बड़े बड़े रॉक मास को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं, वहां पर एक्सप्लोजिव को काम में लेता हूं। और जो एक्सप्लोजिव यहां पर गिवन है वो कौन कौन से हैं, गन पाउडर है, गन कॉटन है और डायनामाइट है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है मार्बल पाउडर। देखिए इस मार्बल पाउडर का क्वेरिंग प्रोसेस के अंदर कोई काम नहीं होता, यानी जो ऑड एंट्री है, जो ऑड ऑप्शन है इन चारों में से वो कौन सा हमारे पास, मार्बल पाउडर। यानी क्वेरिंग के अंदर इनमें से क्या काम में नहीं लिया जाएगा, ये मार्बल पाउडर काम में नहीं लिया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप फ्रेंड्स अभी तक सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहां पर समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर समझ में आए होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। सो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो हमारा वो ये रहा कि द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यानी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब सबसे पहले इस नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मतलब हम लोग जान लेते हैं कि क्या चीज होती है। देखिए कंसिस्टेंसी रेफर करता है वाटर कंटेंट को, मॉइस्चर कंटेंट को, और जो ये मॉइस्चर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट है, मेरे लिए पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है, मेरे लिए जानना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जब भी आप सीमेंट को काम में लोगे तो हमेशा वेट कंडीशन में काम में लोगे, और वेट कंडीशन में सीमेंट को कन्वर्ट कराने के लिए आपको मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। और कौन सा मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, जो उस सीमेंट को स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट कंसिस्टेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दे। यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए जितना मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट आपको रिक्वायर है, उस वाटर कंटेंट को पढ़ना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि आगे चलकर जो भी ऑपरेशन मैं सीमेंट के साथ करने वाला हूं या जो भी फिजिकल एक्टिविटी में सीमेंट के साथ करने वाला हूं वो सब डिपेंड करेगी उस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। यानी उस मॉइस्चर कंटेंट को रेफर कर दिया गया है किसके नाम से, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के नाम से। इन जनरल सीमेंट के अंदर जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकल कर आती है वो 20 से 30% की रेंज के अंदर निकल कर आती है। जब हम कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते हैं वीकेट एपरेटस से तो इनिशियल ट्रायल के लिए हम 24 से 25% बाय वेट वाटर को ऐड करते हैं, और ये जो क्वांटिटी होती है एज पर कंडीशंस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो घटकर ये 20% तक आ सकती है और बढ़कर ये 30% तक जा सकती है। इसीलिए जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का रेंज निकल कर आता है वो निकल कर आता है 20 से 30%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, यानी सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो प्राइमरली किस पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बड़ा क्लबिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को हम लोग समझ लें, इसकी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ लें अच्छे से। तो बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है कि प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, यानी जो ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ हर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, कि सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी, तो जब भी डिजाइन मिक्स तैयार किए जाते हैं तो डिजाइन मिक्स तैयार करते समय दिमाग में एक बात होती है कि इसकी स्ट्रेंथ हमको अचीव होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहता हूं M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना, कितना M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना अगर मैं चाहता हूं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी कि जो डिजाइन मिक्स मैं तैयार करूंगा उसका एटलीस्ट स्ट्रेंथ कितना निकल कर आएगा, 20 मेगापास्कल का निकल कर आएगा।
ये जो स्ट्रेंथ होती है, इस स्ट्रेंथ के करस्पॉन्ड जो आप स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हो डिजाइन मिक्स के अंदर एज पर IS 10-262, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर है कि जो डिजाइन मिक्स हम लोग बनाते हैं उनको रेफर किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 10,262। तो उस कोड के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, इस वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स करना। सबसे पहले इस वाटर सीमेंट रेशियो को ही फिक्स किया जाता है, इसके बाद दूसरे सारे पैरामीटर्स को चेकआउट किया जाता है। यानी प्राइमरली जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिपेंड करती है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो गिवन कंडीशन है, यानी प्राइमरली डिपेंड्स की बात अगर कर रहा है तो गिवन कंडीशन के बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी सारे फैक्टर्स पे भी हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो के बाद। अब कैसे करती, क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। अगर बिना क्वालिटी ऑफ वाटर को चेकआउट किए आपने पानी को मिला दिया सीमेंट का वेट मिक्स बनाने के लिए, अब मान लीजिए उस पानी के अंदर आपका पीएच 6 से कम हुआ तो हाईली एसिडिक मीडियम हो जाएगा, कोरोजन क्रिएट करवाएगा। अगर सल्फेट अपनी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हुए, ये दोबारा से क्या करेंगे, लीड्स करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रैक को। अगर किसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड 2% बाई वेट से ज्यादा हुआ तो ये भी क्या करेगा, क्रैक्स बनवाएगा हमारा। यानी n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर चेक करते हैं, तो उनको अगर बिना चेक किए आपने वाटर को परमिट कर दिया सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए, तो ये हाईली अफेक्ट करता है हमारी स्ट्रेंथ को। इसलिए सबसे पहले इसको चेकआउट करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। फिर है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, यानी कितनी क्वांटिटी के अंदर आप एग्रीगेट ले रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब निकल कर आता है एग्रीगेट सीमेंट रेशो से। अगर आप एग्रीगेट सीमेंट रेशो को बढ़ाएंगे, नो डाउट आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन आपकी वर्केबिलिटी घट जाएगी। फिर इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी रख रहे हो। अगर आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को बढ़ाओगे, यानी आपने बाइंडिंग मटेरियल को बढ़ा दिया है, तो बाइंडिंग मटेरियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो अपने साथ साथ श्रिंकेज को भी निकाल कर देगा। यानी विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल आप श्रिंकेज को भी इंक्रीज करवा रहे हो, जो फर्दर क्या करेगा, क्रैक्स का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या करती है, घटती है। सो यहां पर पूछा गया था प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, इसलिए वाटर सीमेंट रेशो आएगा। बाकी इसके अलावा सारे फैक्टर्स यहां पर हैं जिन पर भी डिपेंड करती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम्स। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि अगर आपको मास कंक्रीटिंग वर्क करना है, अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि मास कंक्रीटिंग वर्क क्या होता है। तो मास कंक्रीटिंग वर्क मेरे लिए वो वर्क होता है जिसके अंदर बहुत बड़े स्केल पर एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को मैं काम में ले रहा हूं, यानी मिलियन क्यूब ऑफ कंक्रीट को काम में लिया जा रहा है। अब इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर आप कंक्रीट को काम में ले रहे हो, नो डाउट उसके अंदर सीमेंट की क्वांटिटी भी बढ़कर आएगी, और जब सीमेंट की क्वांटिटी बढ़कर आएगी तो उसकी कारण जितनी हीट बाहर निकलेगी, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन जितनी बाहर निकलेगी, उसकी वजह से आपके सरफेस के ऊपर क्रैक्स का फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होगा। सो जब भी मैं मैसिव कंस्ट्रक्शन करूं या फिर मास कंक्रीटिंग वर्क करूं तो दिमाग में हमेशा एक ही बात आएगी कि भैया कैसे भी करके इस लो हीट सीमेंट को यूज करना है जिससे हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्रास्टिकली क्या कर जाए, रिड्यूस कर जाए। यानी मास कंक्रीटिंग वर्क के अंदर जो मेरा एम होता है वो कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसे हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कराओ, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बाहर निकलेगी उतने ज्यादा ये क्रैक बनवाएगी सरफेस के अंदर। तो इस हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मास कंक्रीटिंग वर्क के अंदर जो सीमेंट काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, लो हीट सीमेंट कहा जाता है। देखिए इसके अलावा जो और दूसरे ऑप्शन है वो क्या हमारे पास, ओपीसी, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन लो हीट सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन से ज्यादा होता है। भाई 3 दिनों पर इसके पास होता है 210 कैलोरी पर ग्राम, और 90 दिनों पर ओपीसी के पास जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है दैट इज 310 कैलोरी पर ग्राम, यानी 310 कैलोरी पर ग्राम। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो इसके पास तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी से कई गुना ज्यादा होता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करें तो इसका भी हीट ऑफ हाइड्रेशन लो हीट सीमेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। सो जो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल कर आ रहा है गिवन सीमेंट में, वो किसका निकल कर आ रहा है, लो हीट सीमेंट का। यही कारण है कि इस लो हीट सीमेंट को मास कंक्रीटिंग वर्क में यूज किया जाता है, और इसको यूज करने से आप हीट ऑफ हाइड्रेशन को कई गुना तक घटा लेते हो। ये जो लो हीट सीमेंट होती है इसको बनाने के लिए C2S का कंटेंट तो बढ़ाया जाता है और इसके रेस्पेक्ट में C3S का कंटेंट घटाया जाता है। अब चूंकि आप C3S के कंटेंट को घटा रहे हो, इसका मतलब आप अर्ली स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जिसको ओवरकम करने के लिए, जिसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए साइमल्टेनियसली मैंने C2S के प्रपोर्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और यही कारण है कि लो हीट सीमेंट समय के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बनाती है, क्योंकि C2S इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट यहां पर समझ में आ गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और सही से हमने इसको देखा, सही से हमने इसको जाना कि भाई क्या हो सकता है इसके अंदर। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए कैल्शियम क्लोराइड की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है,
और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है दैट इज CaCl2 और इसको एक्सेलरेटर की तरह काम में लिया जाता है। ये एक्सेलरेटर क्या होता है? दैट इज अ टाइप ऑफ एडमिक्सचर, यानी एडमिक्सचर का एक टाइप है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। जो कोल्डर रीजन होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं, जहां पर आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है, वहां पर उस हाइड्रेशन प्रोसेस को सेम रेट लेवल पर लाने के लिए आप क्या करते हो? एक्सेलरेटर को काम में लेते हो। दैट्स वाई आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलाना कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज एन एक्सेलरेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट इज, यानी सीमेंट के अंदर जो आप कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हो, एंड आई रिपीट कि जो कैल्शियम क्लोराइड है सीमेंट के अंदर, किस सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है। सो जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसके अंदर हम लोग 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट क्वांटिटी में इस कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोल्डर रीजन्स के अंदर जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, यानी उसका जो रेट वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। तो उस रेट को सेम लेवल पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर इस एक्सेलरेटर को काम में लेते हैं। और कौन सा एक्सेलरेटर काम में लिया है हम लोगों ने? कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेटर काम में लिया है। सो कैल्शियम क्लोराइड 2% बाय वेट से ज्यादा की क्वांटिटी में ऐड नहीं किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब तो ये तो रिपीट हो गया, ये कंसेप्ट तो रिपीट हुआ है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो लोहित सीमेंट होती है उसके अंदर C2S के प्रपोर्शन को तो बढ़ाते हैं और C3S के प्रपोर्शन को घटाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सीमेंट है जिसके अंदर C2S का मतलब होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का मैक्सिमम प्रपोर्शन रखा जाता है। देखिए, सीमेंट के अंदर 4 बोक कंपाउंड पाए जाते हैं। 4 बोक कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो हमारे पास होता है C3A। उसके बाद जो अगला बोक कंपाउंड होता है दैट इज C4AF, और जो अगला बोक कंपाउंड होता है दैट इज C3S, और लास्ट में जो बोक कंपाउंड हमारे पास होता है दैट इज C2S। 4 बोक कंपाउंड होते हैं। इसे कहा जाता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसे कहा जाता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इसको कहा जाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और लास्ट वाले को कहा जाता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसको कहा जाता है सिलाइट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिलाइट। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? फेलाइट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो इसका दूसरा नाम होता है वो क्या होता है हमारे पास? एलाइट। और लास्ट में डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है इसका नाम क्या होता है? बेलाइट। तो इसके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं। जो C3 होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली सेटिंग के लिए और 4 से 14% की क्वांटिटी में बनता है। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी के पास होता है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी वजह से ये श्रिंकेज वगैरह और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट ये 10 से 18% की क्वांटिटी के अंदर बनता है, और C3 और C4AF का जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड है विद इन 24 आवर्स लगभग सेम निकल कर आता है। इस C4AF का कोई इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन जो C3S है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ इन OPC। देखिए, 4 बोक कंपाउंड जो हैं ये OPC के रेस्पेक्ट में ही बताए जाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में बताए जाते हैं? OPC के रेस्पेक्ट में ही बताए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 याद हो, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि OPC के अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 3 दिनों पर, वो कितनी होती है? 210 कैलोरी पर ग्राम और 310 कैलोरी पर ग्राम। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये किसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताई है? ये मैंने बताई है आपको C3A के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बताइए? C3A के रेस्पेक्ट में बताइए। और जितने भी सीमेंट हैं इन सीमेंटों का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये मैंने कंपेयर किया है किस सीमेंट के बिहाफ पर? लो हीट सीमेंट के बिहाफ पर, जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग होता है। दैट इज 65 से लेकर 70 कैलोरी पर ग्राम के आसपास ये निकल कर आता है। अब चूंकि OPC के अंदर गवर्न करते हैं चारों बोक कंपाउंड, C3A करता है, C4AF करता है, C3S करता है, C2S करता है। तो इन सभी बेसिक बोक कंपाउंड की वजह से जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की उसको रेफर किया जाता है किसके साथ? OPC के साथ। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी यहां पर समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके अंदर रखा जाता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होती है, 15 से 35% की क्वांटिटी में ये पाया जाता है। सो अगर आपको बनानी है लो हीट सीमेंट तो इस लो हीट सीमेंट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस डाई कैल्शियम सिलिकेट की प्रपोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोजोलाना इज यूज इन लाइम। पोजोलाना का मतलब होता है सुर्खी। ये जो सुर्खी होती है इसको लाइम के अंदर यूज किया जाता है, किस कारण से? देखिए, जो पोजोलाना है, सुर्खी है, उसको लाइम में यूज करने का एकमात्र ही कारण है कि ये इंपार्ट करता है हाइड्रोलिसिटी। और ये हाइड्रोलिसिटी क्या चीज होती है? प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लाइम के टॉपिक में कि जो हाइड्रोलिसिटी है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है लाइम की जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि अगर लाइम को गीला कर दिया जाए, मतलब मॉइस्ट कंडीशन के अंदर ले आया जाए, यानी गीला कर दें इसको, तो गीला करने के बाद भी अगर
विदाउट फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट भी नहीं है और फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर भी नहीं है, उसके बावजूद गीली कंडीशन में अगर ये हार्ड होता जा रहा है, अगर ये सूखता हुआ चला जा रहा है, तो मैं लाइम की इस प्रॉपर्टी को क्या कहूंगा, हाइड्रोलिसिटी कहूंगा। सो ये हाइड्रोलिसिटी को इंपार्ट करने का काम करता है। सो पोज़ोलाना जो होता है वो लाइम में क्या इंपार्ट करता है, हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी जितने ऑप्शन यहां पर लिखे गए हैं उनमें से मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं कि जो हाइड्रोलिक लाइम है, अब सबसे पहले समझ लीजिए हाइड्रोलिक लाइम है क्या। ये जो हाइड्रोलिक लाइम है ना, ये हाइड्रोलिक लाइम हमारा फैट लाइम के बाद आता है और इसको ऑब्टेन किया जाता है ऐसे लाइम स्टोन से जिसके अंदर प्योरिटी का लेवल 70 to 92% होता है, 70 से 92% तक होता है। जो हाइड्रोलिक लाइम है इसके रिगार्डिंग क्या पॉइंट लिखे हुए देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कंकर। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए जो हाइड्रोलिक लाइम होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है कंकर फॉर्म से, जो लाइमस्टोन की कंकर फॉर्म होती है उससे इसे ऑब्टेन किया जाता है। जब कंकर की बर्निंग की जाएगी यानी कंकर का कैल्सिनेशन किया जाएगा तो उसके थ्रू हमको क्या मिलता है नेचर के अंदर, हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। तो ऑप्शन ए भी सही बात है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है इसको देखते हैं। सो ऑप्शन बी कह रहा है कि हाइड्रोलिक लाइम सेट्स स्लोली एज कंपेयर टू फैट लाइम। तो देखिए जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ये अगर फैट लाइम के कंपैरिजन में आए तो फैट लाइम के कंपैरिजन में स्लोली सेट होता है, क्योंकि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ये होता है 120 मिनट का। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। लगभग दोनों का जो सेटिंग टाइम है वो आसपास ही निकल कर आता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिक लाइम फैट लाइम के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट स्लो होता है, मतलब लेट सेट करता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज इन ए लाइम मोर्टार। तो मोर्टार बनाने के लिए इस हाइड्रोलिक लाइम को काम में लिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये अंडर वाटर सेट कर जाता है तो इसके पास सेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अगर इसकी सेटिंग डिले हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अल्टीमेट सेटिंग प्रॉपर्टी है इसके पास बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अंडर वाटर भी ये सेट कर जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है लाइम मोर्टार बनाने के लिए। सो अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिक लाइम के रेस्पेक्ट में तीनों पॉइंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसलिए मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर चुननी है वो क्या चुननी है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी यहाँ पर वो क्या होगी मेरे पास, नन ऑफ दीज, यानी सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नन ऑफ दीज का मतलब क्या है, नन ऑफ दीज यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, जो कि गलत बात है। तीनों स्टेटमेंट हाइड्रोलिक लाइम के रिगार्डिंग सही बात बोल रहे हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन डी निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम के बारे में पूछा जा रहा है। क्विक लाइम की कुछ प्रॉपर्टी हमको गिवन है इनके अंदर, अब चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जनरेट्स हीट व्हेन एडेड टू वाटर, यानी जब इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो इसके अंदर हीट जनरेट होती है। तो बिल्कुल सही बात है। 15.6 किलो कैलोरी पर ग्राम हीट को ये बाहर निकालता है जब इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। और जब वाटर को इसके अंदर ऐड करते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, स्लेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इस स्लेकिंग प्रोसेस के अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होगा उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे ही हाइड्रेटेड लाइम कहा जाता है, इसे ही सिलेक्टेड लाइम कहते हैं और इसे ही व्हाइट मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। फिर अगली बात, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल सही बात है, जब इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से लिबरेट आउट होती है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मे बी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी इसको आप व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में ले सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, व्हाइट वॉशिंग के लिए इसलिए काम में ले सकते हैं क्योंकि ये प्योर व्हाइट कलर का होता है। अब चूंकि प्योर व्हाइट कलर का है और फिर ये रिच लाइम होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यानी ऑर्नामेंटल वर्क के लिए इसको काम में ले सकते हैं। सो सारे ऑप्शन क्विक लाइम के रिगार्डिंग एकदम सही है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। तो सही स्टेटमेंट क्या देखते हैं कि सिलेक्ट लाइम कंटेन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए बात बिल्कुल सही है। क्विक लाइम कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्विक लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ये बात भी सही है। सिलेक्टेड लाइम में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्विक लाइम, तो ये भी बात सही है कि जो सिलेक्टेड लाइम होता है उसे आप क्विक लाइम के थ्रू ही निकालते हो। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि जब क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है स्लेकिंग प्रोसेस होती है और उससे जो लाइम बनता है उसको सिलेक्टेड लाइम कहा जाता है। सो सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुट्टी। अब ये पुट्टी क्या चीज होती है, तो पुट्टी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात ऑप्शंस के अंदर है, देख लेते हैं एक करके कि मेड विद फाइनली पाउडर चौक एंड लिंसीड ऑयल। तो बिल्कुल सही बात है, जो फाइन कंडीशन होती है पाउडर चौक की उसको लिंसीड ऑयल के अंदर मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उसकी कंप्लीट स्टीयरिंग की जाती है, घोला जाता है, जिसके कारण हमको जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, पुट्टी कहते हैं। फिर अगली बात क्या है कि यूज फॉर फिक्सिंग ग्लास पेन्स। ग्लास पेन्स की जो फिक्सिंग होती है, स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स के अंदर फिलिंग के लिए इस पुट्टी को काम में लेते हैं। फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है,
कि सॉफ्टेंड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ पर्ल एश एंड क्विकलाइम सोक्ड इन वाटर। देखिए अगर आप फाइनली पाउडर चौक और लिंसेड ऑयल को आपस में ऐड करेंगे तो कई बार थोड़ा सा ये हार्ड सॉल्यूशन बनता है, यानी इसके अंदर फिनिशिंग नहीं आती है, इसके अंदर स्मूथनेस नहीं आती है। और इस सॉल्यूशन को सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथनेस बनाने के लिए इसके अंदर कई बार हम लोग पर्ल ऐश और क्विकलाइम, और क्विकलाइम भी कौन सा होगा, जिसको हमने पानी के अंदर डाला हुआ है, यानी सिलेक्ट लाइम को यूज किया जाता है। तो सॉफ्टनेस के लिए हम लोग इसके अंदर कई बार पर्ल ऐश और क्विकलाइम को भी ऐड कर देते हैं। तो सारे ऑप्शन पुट्टी के रिगार्डिंग सही हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए अगर आपने इस पुट्टी को सॉफ्ट नहीं किया, हार्ड कंडीशन के अंदर लगाया, तो बहुत जल्दी इसकी ब्लिस्टरिंग हो जाती है। कहने का मतलब पपड़ियां जम जाती हैं, और पपड़ी अगर जम गई तो जिस सरफेस के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया है बहुत जल्दी ये उसके ऊपर से उतर जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए इसको सॉफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इजिली आप इसे किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी। तो देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये समझ सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेचर कोर्स के अंदर जो थिकनेस होती है किसकी, क्रैक्स की, वो हेडर कोर्स के रेस्पेक्ट में। देखिए क्या कहा गया कि एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स। तो मतलब हम जानते हैं कि जो स्ट्रेचर कोर्स के अंदर जॉइंट की थिकनेस होती है वो हेडर कोर्स के जॉइंट की थिकनेस से ज्यादा होती है किसके अंदर, स्ट्रेचर कोर्स में। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स, यानी हेडर कोर्स के अंदर जो थिकनेस ऑफ जॉइंट है इसे कंपेयर किया जा रहा है थिकनेस ऑफ जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स से। तो यहां पर जो थिकनेस होती है जॉइंट की हेडर कोर्स में वो कम मिलेगी स्ट्रेचर कोर्स से, क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि स्ट्रेचर कोर्स के अंदर थिकनेस ऑफ जॉइंट ज्यादा होती है थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स। यानी हेडर कोर्स में थिकनेस ऑफ जो जॉइंट है वो हमारा स्ट्रेचर कोर्स की थिकनेस से क्या होता है, कम होता है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी लेस। यानी हेडर कोर्स में जॉइंट का थिकनेस स्ट्रेचर कोर्स में जॉइंट के थिकनेस से कम होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट। अब देखिए फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंगल और एक होता है डबल। जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है उसकी फेस और बैक एक जैसी होती है, और फेस के अंदर हम एक सिंगल कोर्स के अंदर यानी एक सिंगल लाइन के अंदर ही ऑल्टरनेटिवली हेडर और स्ट्रेचर को काम में लेते हैं। फिर दूसरा जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, और उस सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर जो फेसिंग होती है और जो बैकिंग होती है वो अलग अलग होती है। जो फेसिंग होती है उसके अंदर वो तो होती है डबल फ्लेमिश की, और जो बैकिंग होती है वो होती है उसके अंदर इंग्लिश बॉन्ड की। यानी फेसिंग में तो आपको एक सिंगल लाइन के अंदर ही ऑल्टरनेटिवली हेडर स्ट्रेचर देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसकी बैक साइड में जाएंगे तो बैक साइड में आपको इंग्लिश बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव कोर्स अप्लाई किए होंगे आपने किसके, स्ट्रेचर के और हेडर के। सो देखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो किस ऑप्शन के अंदर फिट बैठ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखें कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पहले ऑप्शन के अंदर ही करेक्ट मिल गया हमको, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मैसोनरी कंटेनिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर्स इज कॉल्ड। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि अगर ऑल्टरनेटिव कोर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसके, स्ट्रेचर के और हेडर के, तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। स्ट्रेचर बॉन्ड के अंदर तो आपको स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर देखने को मिलेंगे सभी कोर्सेज के अंदर, हेडर के अंदर आपको सारी हेडर देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद जो इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, इसके बीच का डिफरेंस तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। यानी इंग्लिश बॉन्ड के अंदर ऑल्टरनेटिव कोर्स स्ट्रेचर के और हेडर के काम आएंगे, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर एक सिंगल लाइन में ही आपको ऑल्टरनेटिवली हेडर और स्ट्रेचर पोर्शन काम में लेना है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर प्लास्टरिंग द एक्सपोज ब्रिक वॉल द सीमेंट सैंड मोर्टार शुड बी। कि प्लास्टरिंग के लिए आपको सीमेंट सैंड का मोर्टार कितना काम में लेना है। देखिए दो चीज होती है, एक तो होती है प्लास्टरिंग और एक होता है हमारा मेसोनरी वर्क। जो मेसनरी वर्क होता है इसके अंदर सीमेंट सैंड का जो मोर्टार काम में लिया जाता है दैट इज 1:6। कौन सा लेते हैं, 1:6। फिर आता है हमारे पास निकलकर पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क का मतलब क्या होता है, जनरली जब आप फॉर्म वर्क्स को रिमूव करते हो तो उसकी वजह से कई बार गड्ढे रह जाते हैं, तो उन गड्ढों को यानी उन क्रैक्स को फिलअप करने के लिए हम लोगों को पॉइंटिंग वर्क करना होता है। तो पॉइंटिंग वर्क में आप जो सीमेंट सैंड का रेशो काम में लेते हो दैट इज 1:1। कौन सा लेते हो, 1:1। फिर डीपीसी वर्क करना है अपने को, डैम प्रूफिंग कोर्स वर्क करना है, तो उसके अंदर सीमेंट सैंड का जो मोर्टार काम आता है वो कौन से रेशो का काम आता है, 1:2 का। अब बचा हमारे पास 1:4। जब भी प्लास्टरिंग की बात आएगी तो प्लास्टरिंग के लिए हमेशा आपको 1:3 से लेकर 1:4 की तरफ जाना है। अब चूंकि 1:3 इसके अंदर है नहीं है तो क्लियर कट आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, 1:4।
यानी एक्सपोज ब्रिक वॉल के लिए अगर आपको प्लास्टरिंग करनी है तो प्लास्टरिंग के लिए जो सीमेंट सैंड का मोर्टार जिस मिक्स का आपको बनाना है दैट इज 1:4। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द ऑपरेशन ऑफ रेकिंग आउट ऑफ मेसनरी जॉइंट फॉर अबाउट 13 mm डेप्थ एंड देन फिलिंग देम अप विद रिच सीमेंट सैंड मोर्टार इज नोन एज। अब देखिए सीमेंट सैंड का मोर्टार कितना बनाया गया है, 1:3 का बनाया गया है, और मेसनरी के अंदर जो जॉइंट है उनको 13 mm की डेप्थ तक क्या किया गया, रेक्ड किया गया, यानी को भरा गया, फिलअप किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास पॉइंटिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर जो डेप्थ यहां पर जॉइंट की भरी जाती है वो कितनी भरी जाती है, लगभग 13 से लेकर 15 mm तक। ये रेंज निकल कर आती है 13 से 15 mm तक की। तो अगर 13 mm तक आप लोग जॉइंट के अंदर मोर्टार को फिलअप कर रहे हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि सरफेसिंग के अंदर आप क्या करते हो, सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करते हो। हिपिंग के अंदर जो होलो और हम्स होते हैं सरफेस में उनको क्या किया जाता है, स्क्रीड आउट किया जाता है। ड्रेसिंग के अंदर क्या करते हैं, ड्रेसिंग जो प्रोसेस है ये स्टोन के अंदर काम आती है, यानी स्टोन को रिक्वायर्ड साइज और शेप देने का जो काम होता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ड्रेसिंग कहा जाता है। सो जो पॉइंटिंग प्रोसेस है इस पॉइंटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग जॉइंट को 13 mm तक भरते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। और इस समय जो मोर्टार काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, 1:3, और ये किसका बना होता है, सीमेंट और सैंड का। जनरली जो पॉइंटिंग वर्क होता है इसको हम 1:1 से ही करते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ हमको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर अगर फेल करेगा तो वो कहां से करेगा, वो करेगा यहां से क्रैक से। जहां पर क्रैक बना होगा वहीं से आपका प्राइमरली स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, फेल कर सकता है, यानी फेलियर प्लेन प्रीडिटरमाइन होगा इस केस में। तो इसलिए जॉइंट के अंदर प्रिकॉशन के तहत आपको हाई या फिर यूं कह लीजिए रिच सीमेंट सैंड मोर्टार काम में लेना होता है। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन के अंदर 1:3 कह दिया गया है तो हमको यही मानना पड़ेगा, अदरवाइज 1:1 ऑलवेज भी हमेशा आपको याद रखना है किसके लिए, पॉइंटिंग वर्क के लिए। तो पॉइंटिंग वर्क के लिए 1:1 सीमेंट सैंड मोर्टार को काम में लेते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर दिया है तो ये मानना पड़ेगा। बाकी पॉइंटिंग वर्क के अंदर जो जॉइंट कवर की जाती है मोर्टार से वो कितनी की जाती है, 13 mm डेप्थ तक के जॉइंटों को कवर किया जाता है। सो पॉइंटिंग इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉल्विंग टिम्बर। यानी करेक्ट स्टेटमेंट को मुझे यहां पर पिक करना है कि देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है अबाउट मेथड ऑफ सॉल्विंग से। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारी एनुलर रिंग होती हैं अगर इनके टेंजेंशियल हम लोग कट्स को अप्लाई करेंगे तो इस टाइप की जो सॉल्विंग है वो क्या कहलाएगी, हमारी यहाँ पर टेंजेंशियल सॉल्विंग कहलाएगी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोर्ड कट एनुलर रिंग्स एट एंगल्स नॉट लेस देन 45 डिग्री इज नोन एज क्वार्टर सॉल्विंग मेथड। तो इस क्वार्टर सॉल्विंग मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो पूरा हमारा वुडन लॉग होता है इसको 4 इक्वल पार्ट के अंदर तोड़ दिया जाता है। सो इस समय पर जो सॉल्विंग हो रही है और जो कट लगाओगे आप इस पोर्शन के अंदर, इस क्वार्टर पोर्शन के अंदर, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, क्वार्टर सॉल्विंग मेथड कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि कट आउट ऑफ क्वार्टर लॉग्स पैरेलल टू द मेडुलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू एनुलर रिंग्स इज नोन एज रेडियल सॉल्विंग। तो इस रेडियल सॉल्विंग के अंदर क्या करते हैं, इस रेडियल सॉल्विंग के अंदर हम लोग जो कट अप्लाई करते हैं वो मेडुलरी रेज के पैरेलल अप्लाई करते हैं। तो ये रहा हमारा कट, ये हमारी मेडुलरी रेज है, तो इसके पैरेलल जो कट आपने लगाया है अगर ऐसे कट आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस टाइप की सॉल्विंग को क्या कहा जाता है, रेडियल सॉल्विंग कहा जाता है। यानी चारों के चारों ऑप्शन, माफ कीजिएगा तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पर जो आंसर चूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, कि यानी प्लाईवुड है ये जनरली किसकी बनी होती है। कॉमन टिम्बर की अगर बात करें तो कॉमन टिम्बर के अंदर बहुत सारे टाइप के टिम्बर आ जाते हैं, यानी कुछ अच्छी स्ट्रेंथ के भी आएंगे, कुछ बेकार क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ के भी आएंगे। फिर बैम्बू फाइबर को आप यूज नहीं कर सकते प्लाईवुड के लिए क्योंकि बैम्बू फाइबर के पास उतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, वो अलग बात है कि इसका यूज किया जाता है स्कैफोल्डिंग के अंदर। फिर कह रहा है टीक वुड ओनली, फिर लास्ट में कह रहा है एस्बेस्टॉस शीट। अब एस्बेस्टॉस को तो बिल्कुल ही काम में नहीं लेना क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, प्लाईवुड की बात कर रहे हैं, और प्लाईवुड जो प्रोडक्ट है वो किसका है, वुड का है, और एस्बेस्टॉस वुड से कोई मतलब नहीं रखता। सो ऑप्शन डी तो वैसे ही कट गया, ऑप्शन ए को काम में नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ टिम्बर आपको देखने को मिलती है। सो जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, टीक वुड। देखिए टीक वुड जो होता है इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस टीक वुड में से एक ऑयल बाहर निकलता है और ये जो ऑयल होता है ये इंसेक्ट को रजिस्ट करता है अटैक करने से, यानी इंसेक्टिसाइड्स का जो अटैक होगा उस अटैक के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा निकाल कर देता है, इसलिए टर्माइट का अटैक इस वुड के ऊपर नहीं हो पाता और यही कारण है कि इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब चूंकि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है तो प्लाईवुड का भी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा पाया जाएगा अगर इसे बनाया जाए किससे, टीक वुड से, लाइफ टाइम बढ़ जाता है।
सो यही कारण है कि प्लाईवुड जो होती है उसे किससे बनाया जाता है, टीक वुड से बनाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड वीनर्स आर प्लेस सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट वीनर्स। कहने का मतलब है कि प्लाईवुड बनाने के लिए जो स्मॉल थिकनेस की, छोटी थिकनेस की जो शीट होती हैं, इन शीट्स को क्या कहा जाता है, विनर्स कहा जाता है। तो इन विनर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लाईवुड बनाने के लिए जो विनर्स होती हैं इनको आप एक दूसरे के राइट एंगल पर लगाते हो। राइट एंगल पर लगाने का क्या मतलब होता है, अगर एक विनर आपने इस डायरेक्शन के अंदर लगाई है तो दूसरी विनर आपको इसके राइट एंगल पर यानी परपेंडिकुलर साइड पर लगानी पड़ेगी। फिर जो अगली विनर्स आप अप्लाई करोगे यानी अगली शीट जो आप अप्लाई करोगे वो कैसे करोगे, इस शीट के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, यानी अगली शीट जो आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। और इसके बाद जो अगली शीट आएगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, यानी अगली शीट जो मैं अप्लाई करूंगा वो इसके परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर कुछ इस तरीके से सेट करेगी। अगर मैं ऐसा कंपोजिशन अप्लाई करूं या इस तरीके का मेथड अप्लाई करूं तो इससे जो प्लाईवुड है ना, ये प्लाईवुड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट तक बढ़ जाता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो लगभग हर डायरेक्शन के अंदर सेम ही निकल कर आती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसकी नॉर्मल टिम्बर से बहुत ज्यादा निकल कर आती है। स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत घट जाता है इसका, और जो रेजिस्टिविटी है और ड्यूरेबिलिटी है प्लाईवुड की वो भी इससे इंक्रीज होती है। यानी रन एट राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री पर आप क्या करते हो, इन स्मॉल थिकनेस की पतली पतली शीटों को अप्लाई करते हो। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइबर बोर्ड्स कैन बी, यानी जो फाइबर बोर्ड हैं इनके साथ आप क्या कर सकते हो। तो देखिए फाइबर बोर्ड के ऊपर आप डिस्टेंपिंग नहीं कर पाओगे, इनके ऊपर आप पेंटिंग नहीं कर सकते, और पेंटिंग और डिस्टेंपरिंग ये दोनों एक ही ऑप्शन के अंदर आ गए, ना तो डिस्टेंपरिंग कर पा रहे हैं ना पेंटिंग कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही कट गया। सो जो फाइबर बोर्ड होते हैं इनको आप यूज कर सकते हो किसके लिए, फर्नीचर के लिए। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी पेंटिंग पर्पस के लिए आप फाइबर बोर्ड को काम में नहीं लेते हो। तो फाइबर बोर्ड का जो काम निकल कर आता है वो कहां निकल कर आता है, फर्नीचर मेकिंग के अंदर निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट, यानी ऐसा टिम्बर या ऐसी लकड़ी जो व्हाइट आंट, अब देखिए व्हाइट आंट जो होती है ना इनको कहा जाता है टर्माइट। तो टर्माइट के लिए जिनका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो कौन सी पेड़ है, यानी वो कौन सी पेड़ की लकड़ी है। देखिए चीड़ नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये तो, साल भी नहीं होता है, तो ऑप्शन फंसेगा हमारा है तो शीशम या टीक। और अभी अभी एक क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जो टीक वुड है, इस टीक वुड के अंदर से एक स्पेशल टाइप का ऑयल कह लीजिए या केमिकल कह लीजिए बाहर की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से जो टर्माइट का अटैक है वो होने से रुक जाता है। यानी टर्माइट्स को ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर करती है ये टीक वुड, इसीलिए व्हाइट आंट को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, इसे टीक वुड में देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वोलेटाइल सब्सटेंस, अब देखिए वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो किसी प्रोसेस के बाद बाहर की तरफ इवेपोरेट हो जाते हैं उनको कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। अ वोलेटाइल सब्सटेंस एडेड टू अ पेंट टू मेक इट्स एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ इज नोन एज, यानी पेंट के अंदर वो कौन सा ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसका यूज करने से उसका एप्लीकेशन कहने का मतलब है किसी सरफेस के ऊपर अगर आप पेंट को अप्लाई करना चाहते हो तो एप्लीकेबिलिटी इसके ऊपर बहुत आसान हो जाती है, यानी स्मूथ नेचर का ये बन जाता है। सो अगर बात करूं तो देखिए बेस और व्हीकल का काम दूसरा है, यहां पर बचा है सॉल्वेंट। अगर इस सॉल्वेंट को हम लोग पेंट के अंदर अप्लाई कर दें तो ये पेंट को बहुत हाई लेवल तक स्मूथ बना देता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी आप एक बड़ी सरफेस के ऊपर या फिर यूं कह लीजिए ज्यादा सरफेस के ऊपर आप सेम पेंट को यूज कर पाओगे और आसानी से इसको एप्लीकेट कर पाओगे, यानी इसका एप्लीकेशन जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। सो सॉल्वेंट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश, अब मोस्ट ड्यूरेबिलिटी किस वार्निश के पास होती है वो देखते हैं। तो वार्निश जो होते हैं वो हमारे पास इतने टाइप के होते हैं, वाटर वार्निश भी होते हैं। इन वाटर वार्निश का यूज कहां पर किया जाता है, फोटो फिल्म जो होती है ना, फोटोग्राफिक फिल्म, या यूं कह लीजिए जो हमारे मैप्स होते हैं, मैप्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप वाटर वार्निश को काम में लेते हो। फिर हमारे पास होता है स्प्रिट वार्निश का यूज किसके लिए किया जाता है, फर्नीचर के लिए लिया। फिर टार्पिन वार्निश कॉमन वार्निश होते हैं, इनको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में होता है ऑयल वार्निश, ऐसी सरफेस जो वेदर के एक्सपोज में है, वेदर के टच में है, या जिनके पास ड्यूरेबिलिटी लेवल कम है, तो उन सरफेसेस के अंदर ड्यूरेबिलिटी के लेवल को बढ़ाने के लिए या ड्यूरेबिलिटी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए ऑयल वार्निश को काम में लिया जाता है। यानी ऑयल वार्निश जो होते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैम्पनेस कॉजेज, कि जो डैम्पनेस है वो क्या दिक्कत देती है। क्या डैम्पनेस इफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम निकाल कर देगी, नहीं, क्योंकि इफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम निकाल कर देता है कौन, एल्कलीज। इसके बाद कह रहा है ब्लीचिंग ऑफ पेंट, बिल्कुल नहीं, ब्लीचिंग ऑफ पेंट जो है वो अलग रीजन से आता है अगर आप मोटी थिकनेस के पेंट को सिंगल टाइम में अप्लाई कर देते हो। क्रम्बिंग ऑफ प्लास्टर, तो क्रम्बिंग ऑफ प्लास्टर है, इसका कारण क्या होता है कि आपने सही तरीके से प्लास्टर को अप्लाई नहीं किया है।
हालांकि आगे चलकर डैम्पनेस ही इसका कारण बनती है, लेकिन अगर डैम्पनेस का जो मेजर कॉज है वो देखें तो डैम्पनेस का जो मेजर कॉज निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स। क्योंकि जो टर्माइट हैं, इन टर्माइट्स को अपनी ग्रोथ करने के लिए दो चीज चाहिए मीडियम के अंदर, एक तो चाहिए होता है ऑक्सीजन और दूसरा क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑक्सीजन तो बाय डिफॉल्ट इसको मिल जाएगा, और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कहां से मिल रहा है? इसको डैम्पनेस से मिल रहा है। तो टर्माइट जो होती है इनकी बहुत रैपिड ग्रोथ हो जाती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट, यानी कॉमन थिनर कौन सा है जो आप ऑयल पेंट के अंदर काम में लेते हो? यानी कॉमन थिनर के बारे में पूछा जा रहा है जो आप ऑयल पेंट के अंदर काम में लेते हो। तो देखिए, नेफ्था पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दूसरा टार्पिन। तो नेफ्था और टार्पिन ऑयल दोनों को आप एज अ कॉमन थिनर अप्लाई करते हो किसके अंदर? ऑयल पेंट के अंदर। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेजेंस आर, जो रेजन होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है? तो जो रेजन होते हैं, देखिए, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी अगर आप देखें तो रेजेंस को वाटर में अप्लाई कर सकते हो, वाटर के अंदर क्या कर जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या ये स्पिरिट के अंदर सॉल्युबल होते हैं? तो स्पिरिट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। क्या लिखा हुआ है? नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। पानी के अंदर घुल जाएंगे लेकिन स्पिरिट के अंदर नहीं घुलेंगे। फिर क्या कह रहा है? यूज इन वार्निश, तो वार्निश के अंदर इनको काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वार्निश बनाने के लिए आप रेजेंस को काम में लेते हो। लास्ट में कह रहा है लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ऑयल, यानी जब ऑयल का इवेपोरेशन हो जाता है तो पिछली तरफ अपने साइड में क्रैक छोड़ देते हो। बिल्कुल गलत बात है, तो क्रैक छोड़ने का काम भी ये नहीं करते। सो जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा? ऑप्शन सी, यानी इनको वार्निश के अंदर काम में लेते हैं। वाटर के अंदर सॉल्युबल है लेकिन लिखा हुआ है नॉट सॉल्युबल, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। बाकी स्पिरिट के अंदर ये बिल्कुल नहीं घुलते हैं, सॉल्युबल इन स्पिरिट बिल्कुल नहीं होते हैं। सो ये गलत स्टेटमेंट है। जो सही स्टेटमेंट है वो क्या निकल कर आया है हमारा? यूज्ड इन वार्निशेस, यानी वार्निश के अंदर आप इनको काम में ले सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ गिवन क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं इनका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी के साथ हमने आज के इस BCTQ कॉन्सेप्ट को भी एंड किया है, और इसी तरीके से हम अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर आगे भी नए BCTQ कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। मुझे सुनने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।